मेकेडाटू प्रोजेक्ट ये जो अभी ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के लिए ना करंटली द हिंदू ने ये कवर किया है कि सीएम ने, कर्नाटका के सीएम ने ये कहा है कि जो मेकाडाटू प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये एक डैम है, ये कावेरी रिवर पे बनाया जा रहा है। ये जो वाटर शेयरिंग इश्यूज़ है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में, ये सारे सॉल्व कर देगा, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने वो बोला कि ये जो प्रोजेक्ट है ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, मतलब किसके लिए, कर्नाटका के लिए भी और तमिलनाडु के लिए भी, दोनों के लिए। अभी ये प्रोजेक्ट के बारे में हमें क्या पता करना है कि एक्चुअली इसके जोग्राफिकल लोकेशन और इसका इम्पोर्टेंस, ठीक है। अभी ये जो प्रोजेक्ट है ये बेंगलोर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेंगलोर में पानी की बहुत दिक्कत है, पीने के पानी की। और ये जो कनकपुरा के पास में ये जो मेकाडाटू हम बना रहे हैं, ये बेंगलोर का ड्रिंकिंग वाटर का इशू सॉल्व करेगा और अराउंड 400 मेगावाट का पावर जनरेट करेगा, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट, ये जो मेकाडाटू प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली कौन से रिवर पे है? ये है एट अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ, मतलब दो रिवर जहाँ पे जुड़ती है, एक कावेरी, ठीक है। अब मैं तुमको ज्योग्राफी लोकेशन बताऊंगा उसका, कावेरी और अर्कावती, ये दो रिवर्स जहाँ पे मिल रही है, मतलब समझो ये है कावेरी, ये है अर्कावती। अब ये जहाँ पे मिल रही है यहाँ पे बन रहा है मेकाडाटू प्रोजेक्ट, मतलब डैम। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखो, जो कावेरी का पानी है ना, वो कर्नाटका को रिलीज़ करना पड़ेगा। कितना? 177.25 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट, इतना तुमको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल ईयर जब है, नॉर्मल ईयर में तुमको इतना पानी छोड़ना ही पड़ेगा तमिलनाडु के लिए, ठीक है। नॉर्मल ईयर की बात कर रहा है, इतना पानी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर रेनफॉल डेफिसिट हुआ, रेनफॉल बहुत कम हुआ, उस वक्त के लिए नहीं है ये 177। तमिलनाडु के पास राइट है कि 177.25 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट तक ये पानी ले ले, लेकिन सिर्फ नॉर्मल मानसून के टाइम पे, ठीक है। मतलब कर्नाटका को 177 मिलियन थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट इतना पानी छोड़ना पड़ेगा नॉर्मल ईयर के लिए। इन्होंने ये भी कहा है कर्नाटका सीएम ने कि जो ये मेकेडाटू रिजर्वायर है, ये बेंगलोर का तो पानी की दिक्कत सॉल्व करेगा ही, लेकिन जो कर्नाटका रिलीज़ करता है पानी तमिलनाडु में डिस्ट्रेस के टाइम पे, ठीक है, वो अभी ज़्यादा मतलब छोड़ सकता है, ठीक है। कितना? 65,000 मिलियन क्यूबिक फीट तक छोड़ सकता है, ठीक है। जो अभी ये जो पानी है ना 65 वाला, ये वैसे भी सी में चला जाता है, सीएम का कहना है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कर्नाटका के सीएम का कहना है। तमिलनाडु क्या कहता है? तमिलनाडु कहता है कि जो हम है वो लोअर राइपेरियन स्टेट है कावेरी केस में। लोअर राइपेरियन मतलब क्या? ये कर्नाटका है, ये तमिलनाडु है, कावेरी यहाँ से शुरू होती है और तमिलनाडु में जाती है, तो ज़्यादा पानी कर्नाटका के पास रह जाते हैं और जो लोअर राइपेरियन स्टेट है मतलब तमिलनाडु, इसके पास कम आ जाता है। और ये जो मेकाडाटू प्रोजेक्ट है ये कर्नाटका में ही है, यहाँ पे है समझो मेकाडाटू, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली यहाँ पे अगर पानी स्टोर करेंगे तो तमिलनाडु को तो वैसे भी कम ही मिलता है और कम मिलेगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कह रहा है कि ये ऑब्वियसली निगेटिव इम्पैक्ट करेगा जो स्टेट के, तमिलनाडु की जो भी एग्रीकल्चर इश्यूज़ है ना, ये सारा का सारा बहुत इम्पैक्ट करेगा उस पर, ठीक है। नेक्स्ट कहता है जो कावेरी ट्रिब्यूनल है, जो कावेरी ट्रिब्यूनल है और जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो लोअर राइपेरियन स्टेट है उसको, जब भी तुम इस कावेरी पे कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो कर्नाटका के लिए, तो कर्नाटका को पहले तमिलनाडु का परमिशन लेना पड़ेगा कि उनको एक्चुअली ऑब्जेक्शन नहीं है, तब जाके वो प्रोजेक्ट बना सकते हैं। लेकिन कर्नाटका ने पहले ही बोल दिया, ठीक है।
अब एक्चुअली ये मेकाडोटू प्रोजेक्ट है क्या, इसका डेटा थोड़ा समझ लेते हैं। मेकाडोटू प्रोजेक्ट का ये है कि ये देखो 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है, 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है कर्नाटका में। कौन से रिवर पे है, वही कावेरी और अर्कावती पे, ठीक है। नेक्स्ट, क्या इशू सॉल्व करेगा ड्रिंकिंग वाटर का बेंगलोर को, ठीक है। अब और क्या जनरेट करेगा, 400 मेगावाट ऑफ पावर, ठीक है। अब ये है कर्नाटका, ध्यान से देखना, ये है कावेरी, यहाँ से निकली, ठीक है। मेगाडोटू प्रोजेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये यहाँ पे मेगाडोटू प्रोजेक्ट। तमिलनाडु इधर के साइड में है, लोअर रायपेरियन स्टेट है, ओके। या एक्चुअली यहाँ पे मैप में ठीक से दिखाया नहीं है, हम दूसरा मैप देखते हैं, यू विल कम टू नो देयर। ये देखो, अब एक्चुअली इस मैप को ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे ये जो रिवर है ना, ये है पूरी कावेरी, देखो ये पूरी की पूरी कावेरी है, यहाँ से निकलती है कावेरी, यहाँ से एंटर हुई कर्नाटका में, और ये गई बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अभी ये गई बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अभी ध्यान से समझो कि एक्चुअली इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। पहली ट्रिब्यूटरी इसकी आती है लक्ष्मण तीर्थ, ठीक है। यहाँ से ओरिजिनेट हुई ब्रह्मगिरी से, यहाँ से यह है लक्ष्मण तीर्थ, ये लक्ष्मण तीर्थ रिवर है, ठीक है। लक्ष्मण तीर्थ के नीचे ही यहाँ पे एक एरिया आता है, ये एरिया का नाम अगर तुमको पता होगा तो यहाँ पे है नागरहोल नेशनल पार्क, यहाँ पे है नागरहोल नेशनल पार्क। उसके ही नीचे रिवर आती है, ये है काबिनी रिवर, ये वाली जो रिवर है ना, ये है काबिनी रिवर, ठीक है। ये है हरंगी रिवर, इसको हरंगी कहते हैं जब निकलती है यहाँ से कावेरी तो, ठीक है। दूसरी ही इसकी यहाँ पे एक आ जाती है, इसका नाम है हेमावती, ये जो यहाँ पे ट्रिब्यूटरी आ रही इसकी, ठीक है, हेमावती। फिर ये जो नेक्स्ट आती है यहाँ पे, इसका नाम है शिमशा, इसका नाम है शिमशा। और ये शिमशा रिवर के, ये देखो ये जो हेमावती रिवर है ना, ये जो है यहाँ पे ही है कृष्ण सागर, कृष्ण राजा सागर डैम है यहाँ पे, ओके। ये काबिनी रिवर यहाँ पे चली गई, ये है काबिनी रिवर। काबिनी रिवर के नीचे ही ये जो रिवर है ना, यहाँ पे ये जो रिवर दिख रही है तुमको, ये रिवर है सुवर्णवती, ये सुवर्णवती। यहाँ पे है बंदीपुर नेशनल पार्क, ये जो एरिया मैंने ये किया, ये है बंदीपुर नेशनल पार्क। यहाँ पे और एक नेशनल पार्क आता है जिसका नाम है बनेरघट्टा नेशनल पार्क, ओके। यहाँ पे है मैसूर, है ना, मैसूर टीपू सुल्तान। यहाँ पे आते हुए ये रिवर आती है, इसका नाम है भवानी, इसका नाम है नोइल, इसका नाम है अमरावती, रिवर का नाम है ये, ठीक है। और अभी ये जो रिवर दिख रही है तुमको, ये मेकाडोटू प्रोजेक्ट की, ये देखो ये जो है ना, ये रिवर का नाम है अक्रावती, ठीक है। और ये अक्रावती रिवर पे है, ये जो अक्रावती रिवर है, ये देखो ये जो अक्रावती रिवर है, ये रिवर पे है मेकाडोटू प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी देखते हैं कावेरी रिवर के बारे में।
कावेरी रिवर के बारे में देखते हैं अभी। ये देखो कावेरी रिवर क्या कह रहा है, कौन से स्टेट से जाती है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी। यहाँ पे आता है पुडुचेरी। अब एक्चुअली यहाँ पे देखो, ये तुम्हें यहाँ से दिखेगा, ये जो कावेरी रिवर है ना, ये देखो ये जो तुम्हें कावेरी रिवर दिख रही है, ये देखो जो तुम्हें कावेरी रिवर दिख रही है ना यहाँ पे देखो, ये जो कावेरी रिवर है ना, एक्चुअली ये देखो यहाँ पे तो है, लेकिन ये दो मेन स्टेट में ही जा रही है, कर्नाटका और तमिलनाडु। लेकिन इसके जो ट्रिब्यूटरीज है ना, वो देखना केरला वगैरह से भी आती है। तो इसका ये पूरा का पूरा जितना सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम इसका, ये पूरे सिस्टम को कहते हैं कावेरी का एक्सटेंड, कि कौन से स्टेट में जाती है। तो पहला तो आया तमिलनाडु, ये तमिलनाडु, फिर आया कर्नाटका, ये है कर्नाटका, फिर आया केरला, ये है केरला, फिर आया पुडुचेरी, यहाँ पे आता है पुडुचेरी। ओके, नेक्स्ट क्या है, बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट्स। बता दूं मैं तुमको वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे है वेस्टर्न घाट्स, ये पूरा एरिया है वेस्टर्न घाट्स का, ये पूरा का पूरा एरिया वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे है ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्थ में आती है पेन्नार रिवर, ठीक है, ऊपर आती है पेन्नार रिवर, और ये पेन्नार रिवर यहाँ से ये कृष्णा बेसिन हो जाती है इधर, और ऊपर पेन्नार बेसिन हो जाती है, ठीक है। अब ये जो रिवर है ना कावेरी, नॉर्थ साउथ इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ पे होती है, तलाकावेरी, तलाकावेरी मतलब यहाँ पे है वो एरिया, ये जो एरिया है ये है तलाकावेरी। यहाँ पे ब्रह्मगिरी रेंज है। अब ये ब्रह्मगिरी रेंज कर्नाटका में यहाँ से होती है वो शुरू, यहाँ से शुरू होके फिर उसका आगे का जर्नी शुरू करती है, ठीक है, जाके बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पे पुम्पुहार पोर्ट, एक यूपीएससी का प्रीलिम क्वेश्चन था कि ये क्या है पुम्पुहार, वो एक पोर्ट है, बे ऑफ बंगाल में जाके यहाँ पे वो ड्रेन कर जाती है, ठीक है। इसके मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात की हमने, हरंगी, ये देखो हरंगी, हेमावती, ये है ऊपर हेमावती, सारे के सारे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहा हूँ मैं, हरंगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती। फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज लक्ष्मण तीर्थ, कबानी और सुवर्णावती, और कौन सी, भवानी, नोइल और अमरावती, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें नेशनल पार्क की बात की मैंने, ये नेशनल पार्क कौन सा है, यहाँ पे बंदीपुर नेशनल पार्क, ये बनेरघट्टा नेशनल पार्क, ठीक है। और इधर वाला कौन सा था अपना, नागरहोल नेशनल पार्क, ये वाला, ये है नागरहोल नेशनल पार्क, ये बंदीपुर और ये बनेरघट्टा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है यूक्रेन के बारे में कि इंडियन पीएम ने पहली बार वहाँ पे विज़िट किया है। तो ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। क्यों, क्योंकि पहली बार किसी, मतलब 1991 के बाद जब ये यूक्रेन बना, उसके बाद पहली बार किसी इंडियन ऑफिशियल ने, वो भी पीएम ने यहाँ पे विज़िट किया है। तो उससे पहले हमको यूक्रेन का मैप देखना पड़ेगा। ये है यूक्रेन, ओके, ये जो तुमको ग्रेश इसमें दिख रहा है, ये है यूक्रेन, ये इतना यूक्रेन है। कैपिटल क्या है उसकी, क्वी। नेबर्स कौन है, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया, मोल्डोवा, और इधर साउथ साइड में सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी। ये जो क्रीमिया है ना, ये एरिया बहुत डिस्प्यूट में है ये, और ये जो तुमने नाम सुना होगा न्यूज़ में बहुत बार, डोनेस्क, ये हो डोनेस्क, ठीक है। तो ये एरिया, ये देखो, ये है डोनेस्क, ये है क्रीमिया, ये दो एरिया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं एक्चुअली न्यूज़ क्या है, ओके।
न्यूज़ इज़ अबाउट, देखो इंडिया के पीएम ने यूक्रेन को विज़िट किया क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट ने इंडियन पीएम को इनविटेशन दिया था। अब ये पहली बार फर्स्ट इंडियन हेड स्टेट यहाँ पे विज़िट किया है, ठीक है। इंडिपेंडेंस का मतलब 1991 में उनको इंडिपेंडेंस मिला यूक्रेन को रशिया से, ठीक है। अब ज़्यादा करके हमारा फोकस देखो डिफेंस पे रहेगा और मिलिट्री इक्विपमेंट पे रहेगा, ठीक है। अब इनका की इम्पोर्टेंट की टेक अवेज क्या है इस पीएम विजिट के? पहली चीज़ कि देखो इंडिया का स्टांस, मतलब इंडिया एक्चुअली किसके तरफ से है, रशिया यूक्रेन किसके तरफ से? क्योंकि देखो रशिया के साथ हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, रशिया इज़ लाइक ए ब्रदर टू अस, ठीक है। यूक्रेन पे हमने स्टैंड नहीं लिया क्योंकि यूएन के टाइम पे, अभी जब यूएन की मीटिंग हुई तो हमने एब्सटेन किया वोटिंग से, तो इंडिया का स्टैंड क्लियर नहीं हुआ था वहाँ पे कि किसके तरफ से है। तो पहले तो रशिया या यूक्रेन की तरफ से है, तो हमें सबसे पहले इंडिया का स्टांस देखना पड़ेगा कि एक्चुअल किसके तरफ से है रशिया यूक्रेन वॉर के में, ठीक है। अब इंडियन पीएम ने ये कहा कि हमारा ऐसा कुछ नहीं था कि हम न्यूट्रल थे हमेशा, हम ना रशिया को सपोर्ट कर रहे थे ना ही यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। हम सपोर्ट कर रहे थे पीस को, कि शांति बने, यानी हमेशा बनी रहनी चाहिए। अब देखो डिप्लोमेसी ना ऐसे ही काम करती है ना, डिप्लोमेसी हमेशा काम करती है क्योंकि डिप्लोमेसी का काम है रिलेशन बरकरार रखना, ना ही यूक्रेन से दुश्मनी लेना है ना रशिया से। यूक्रेन ने हमारे, फिर भी कश्मीर का जब इशू था, हमने यूनियन टेरिटरी बनाई कश्मीर को, तब यूक्रेन ने ये बोला था कि कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है ना। तो यहाँ पे यूक्रेन के साथ हमारे थोड़े रिलेशन ठीक नहीं थे। अब यहाँ पे ठीक है वो बाद में देखता है, लेकिन पहले इंडिया का स्टांस क्या है, पीस के तरफ से है, ये क्लियर हो गया है। और इंडिया सिंसियर एंगेजमेंट करना चाहता है यूक्रेन के साथ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जल्दी, उनका इंडिया का ऐसा कहना है कि बहुत जल्दी सॉल्यूशन आना चाहिए इस चीज़ का, नहीं तो ये जो आग है यूक्रेन में जो बढ़ गई है, ये आंखें कल जाके पहले एशियन कंटिनेंट फिर यूएस फिर पता नहीं कहाँ कहाँ पे बढ़ गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि जो इंटर गवर्नमेंटल कमीशन इंडिया और यूक्रेन के बीच में ये हमने फॉर्म किया है। इंटर गवर्नमेंटल कमीशन इंडिया और यूक्रेन के बीच में, ये क्या करेगा, ये बायलैटरल ट्रेड को ज़्यादा करके एनहांस करेगा, जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड होता है उसको एनहांस करेगा, ठीक है। बायलैटरल ट्रेड अभी कितना है इंडिया और यूक्रेन के बीच में, 3.386 बिलियन, ठीक है। ये 21-22 का डेटा है। 4 की एग्रीमेंट साइन करके आया है पीएम। क्या है ये 4 की एग्रीमेंट्स? पहला एग्रीमेंट है एग्रीकल्चर के लिए, फूड इंडस्ट्री, मेडिकल प्रोडक्ट्स और कल्चरल कोऑपरेशन, ठीक है। एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री, मेडिकल प्रोडक्ट, कल्चरल कोऑपरेशन, ये 4 एग्रीमेंट करके आया है पीएम, ठीक है। अब देखो ये 4 जो चीज़ें हैं ना ये इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर इंडिया को भी इंपॉर्टेंस है, फूड इंडस्ट्री भी है। अब एग्रीकल्चर होगा तो फूड इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली डेवलप करनी पड़ेगी। मेडिकल प्रोडक्ट्स है, इंडिया इज़ कॉल्ड एज अ फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड। कल्चरल कोऑपरेशन है ना, कल्चरल कोऑपरेशन ये एक नया पॉइंट है इंडिया यूक्रेन के बीच में। उसके बाद भीष्म क्यूब्स, ये प्रीलिम्स में यूज़ कर सकते हैं कि भीष्म क्यूब वेयर न्यूज़ रिसेंटली, व्हाट आर दे, हम बोलेंगे एक मिसाइल है, नहीं, ये भीष्म ये जो है ना ये फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित मैत्री, अंडरस्टैंड, इसको कहते हैं हम भीष्म क्यूब्स। क्यों हमने ये गिफ्ट किया है यूक्रेन को, गिफ्ट किए मतलब क्या, हमने एग्रीमेंट किया है कि जो इमरजेंसी मेडिकल केयर होती है ना, मोबाइल हॉस्पिटल सुना होगा तुमने, जो बड़ी बड़ी वैन्स होती है, वैन्स के अंदर सारा का सारा मेडिकल इक्विपमेंट होता है, पेशेंट को इसके अंदर डाल दो, ठीक है, और यहाँ पे ही क्या कहते हैं उसको, इसका डिसीज़ का डायग्नोसिस कर लो, ठीक है। अब वॉर रिडन कंट्री है तो
तो वहाँ पे हमने ये जो भीष्म क्यूब है, दिस विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर देम, ठीक है। अब ये जो भीष्म क्यूब्स है, दे आर पार्ट ऑफ वॉट, ये पार्ट है प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री के, ठीक है। ये पार्ट है प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री के। ये क्या करते हैं, मेडिकल सप्लाई देते हैं रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, ठीक है। क्या करते हैं ये प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री, ये सप्लाईज है, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना। भीष्म प्रोजेक्ट आरोग्य का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉलिडेरिटी विथ लाइव्स लॉस्ट, जितने भी वहाँ पे चिल्ड्रेंस वगैरह के जितने भी डेथ हुए हैं उसके लिए इंडिया ने बहुत यानी भावनाशील ये दिया है, सॉलिडेरिटी दी है ना, और कंडेम किया है चीज़ों को। वहाँ पे जो नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन है ना, वहाँ पे मार्टिरोलॉजिस्ट, मतलब क्या कि एक्सपोजिशन है एक, कि कितने बच्चे वहाँ पे डेथ हुए, उन सब का वहाँ पे म्यूज़ियम है वो कीव में। वहाँ पे बहुत ही सौर मतलब ट्रैजिक लॉस दिखाता है, तुम देखना कभी भी जब भी जर्मनी का इन्वेजन वगैरह, तो इटली, फ्रांस, ब्रिटेन में वहाँ पे म्यूज़ियम्स है, तो वो म्यूज़ियम दिखाते हैं कि वॉर में एक्चुअली कितना लॉस होता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्यों में एक म्यूज़ियम है, वहाँ पे इंडियन पीएम ने विज़िट किया और वहाँ पे एक टॉय प्लेस किया, ठीक है, ताकि इनके मेमोरी में मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। अब और क्या किया इंडिया ने इनविटेशन दिया है ज़ेलेंस्की को कि इंडिया को विज़िट करें, ठीक है, इंडिया को विज़िट करें, हम और भी कुछ कोऑपरेशन कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अब डायनेमिक्स क्या है इंडिया और यूक्रेन के रिलेशन के बीच में, एक्चुअली डायनेमिक्स ये है इंडिया और यूक्रेन के रिलेशन के बीच में कि हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जो नरेंद्र मोदी ने जो फर्स्ट इंडियन पीएम है जो विज़िट किया है यूक्रेन को, डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है ये बहुत ही मतलब हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए यूक्रेन के लिए। 1991 में ये आज़ाद हुआ देश, तब से इंडिया ने कोई भी यहाँ पे विज़िट नहीं की, ओके। अब विज़िट नहीं की तो यूक्रेन के साथ कोई रिलेशन बन ही नहीं पाए हमारे, इसीलिए इट विल बी हिस्टोरिक, ये हिस्ट्री शेप करेगा ये विज़िट पीएम का। तो ये कह रहे हैं ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी से हमने डिपार्चर किया है, कह रहे हैं। मतलब क्या, जो ट्रेडिशनल पॉलिसी क्या थी हमारी कि रशिया का सपोर्ट करना है, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट व्यू पॉइंट था कि रशिया को सपोर्ट करना है हमने। और अब देखो रशिया का जो हमारे साथ रिलेशन है ना, वो रशिया बनने से पहले से है, मतलब यूएसएसआर के टाइम से है, सोवियत यूनियन यूएसएसआर के टाइम से। और जब यूएसएसआर के साथ हमारा हेल्प और रिलेशन बहुत अच्छा है, हमने यूक्रेन के साथ कभी रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश नहीं की, ठीक है। तो ये जो विज़िट है ये इंडिया के ब्रॉडर स्ट्रेटेजी का पार्ट है, ठीक है। जैसे कि कौन सा, यूरोप बिग फोर कौन से, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये यूरोप के बड़ी बड़ी बिग फोर कहते हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है ये, रशिया, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है। अब हमें एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजी लेनी पड़ेगी, ठीक है। ब्रॉडर स्ट्रेटेजी लेनी इसीलिए पड़ेगी क्योंकि हमने यूरोप में जब भी ध्यान दिया है ना, तो ये 4 कंट्रीज़ पे ही दिया है। जर्मनी से सोलर पैनल्स, रशिया से मिलिट्री इक्विपमेंट्स, फ्रांस से सोलर चीज़ें, जर्मनी से ऑटोमोबाइल्स, ब्रिटेन से बहुत सारी टेक्नोलॉजी जैसे विकास इंजन वगैरह। अब ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये हमने इस पर फोकस किया, कभी यूक्रेन पे हमने फोकस किया ही नहीं। तो इसीलिए हम थोड़ा ब्रॉडर स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप पे ज़्यादा इंगेज कर पाए इनको, ठीक है। अब नए एवेन्यूज़ क्या क्या है, पहला तो है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है ना, उन्होंने ये कहा है कि
जयशंकर जी और अजय डोभाल जी, इन्होंने कहा है कि यूक्रेन को हमको ज़्यादा करके हाई लेवल इंटरेक्शन में ये करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फर्टिलाइज़र्स, वहाँ पे एक वर्ड है देखो, न्यू एवेन्यूज़। न्यू एवेन्यूज़ मतलब क्या? यूक्रेन के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, रशिया ऐसे ही यूक्रेन पे कब्ज़ा नहीं करना चाहता, ठीक है। तो इनके साथ हमें बहुत हाई लेवल इंटरेक्शन रखना पड़ेगा। स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट क्या क्या है हमारा यूक्रेन के साथ, वो ये इम्पोर्टेंट है। ये जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है ना, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखो, पहली चीज़ है कि यूक्रेन का जो एक्सपर्टीज़ है डिफेंस टेक्नोलॉजी में, वो बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि यूएस भी सपोर्ट कर रहा है उसको। अभी बहुत सारे पावरफुल कंट्रीज़ यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है। नहीं तो ऐसे ही यूक्रेन मतलब वॉर नहीं लड़ सकता ना, इतनी सी कंट्री रशिया जैसे बड़ी कंट्री के साथ, सुपर पावर के साथ वॉर लड़ रही है ना। तो एक्चुअल डिफेंस कौन सी टेक्नोलॉजीज़ है उनके पास? पहली टेक्नोलॉजी है गैस टर्बाइन्स और एयरक्राफ्ट। गैस टर्बाइन तुमने देखा होगा कि यूक्रेन ने, रशिया ने ऐसे ऐसे नए टाइप, जैसे तुम क्या बताऊँ मैं, क्राइंग गैस, एक अलग ही डेथ बॉम्ब यूज़ किया है उन्होंने, है ना। अलग टाइप के ही इक्विपमेंट यूज़ किए गए हैं, ठीक है। गैस टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, इसमें स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है हमारा। जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या? यूक्रेन और इंडिया दोनों मिल के साथ में कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, यूक्रेन और इंडिया। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्या है हमारे लिए? देखो, स्ट्रैटेजिक सेलियंस, जैसे अभी तो एक्चुअली हमारे पास इतने ही अपॉर्चुनिटीज़ है, गैस टर्बाइन, एयरक्राफ्ट और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग। आगे चल के हो सकता है ये स्ट्रैटेजिक सेलियंस बन पाए, है ना, वर्ल्ड एग्रेरियन पावर बन जाए, है ना। इसीलिए हाई लेवल ऑफ कोलैबोरेशन रख रहे हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स। अब यूक्रेन से पहले ना, मतलब यूक्रेन के पहले ये जो एरिया था, ये सनफ्लावर का सबसे बड़ा सोर्स था इंडिया के लिए, ठीक है। लेकिन अभी देखो, अभी भी हो सकता है वो सनफ्लावर का सबसे बड़ा सोर्स, क्योंकि हम ऑयल ना ज़्यादा करके इंपोर्ट करते हैं बाहर से, पाम ऑयल साउथ ईस्ट एशिया से। सनफ्लावर का सोर्स हो सकता है। हाँ, अभी ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। तुमने पढ़ा होगा कि नाम नॉन अलाइन मूवमेंट, हम किसी के भी तरफ से नहीं है। हमारे प्रियम्बल में एक वर्ड आता है सॉवरेन। क्या मतलब होता है सॉवरेन का? सॉवरेन का मतलब ये होता है कि एक्चुअली जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, वो ना किसी की तरफ बायस है, ना ही किसी को अपोज करती है। हम इंडिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंट है हमारी फॉरेन पॉलिसी क्रिएट करने के लिए। तो ये एक चीज़ है। तो ये क्या हो जाता है कि देखो, इंडिया जब इंडिपेंडेंस लिया इंडिया ने, तो दो तीन पावर थे, एक था ब्रिटेन, एक था यूएस और तीसरा था रशिया। अब इनके बीच में ही हमको कुछ ना कुछ खेलना था, क्योंकि हमको भी ऊपर आना है ना। तो ये हो गई थी हमारी हाइफिनेटेड पॉलिसी। हाइफिनेटेड मतलब क्या? रशिया, ब्रिटेन, यूएस और एक दो पावर, इनके सिवा हम कहीं पे भी ज़्यादा करके हमारे फॉरेन टाइज नहीं थे, ठीक है, क्योंकि यही पावर थे। अब ये हाइफन हो चुका है। हाइफन मतलब क्या? यही इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ ही इंडिया रिलेशन मेंटेन करेगा। हम ये जो पॉलिसी है, ये जो सोचना है, इस हाइफिनेटेड को हम डी हाइफिनेट करने वाले। डी हाइफिनेट मतलब क्या? इससे अलग करने वाले हैं थोड़ा, क्योंकि हर फॉरेन पॉलिसी मेकर को पता रहता था कि इंडिया जाएगा तो इनके तरफ ही जाएगा। ये हाइफिनेटेड पॉलिसी हो गई थी इंडिया की। हम अभी उसको डी हाइफिनेट करना चाहते हैं कि नहीं, हमने रशिया को तो सपोर्ट किया है ऑब्वियसली, लेकिन यूक्रेन को भी हम सपोर्ट करेंगे ताकि पीस मेंटेन हो सके। ये है डी हाइफिनेटेड पॉलिसी, ओके। इंडिया के डिफेंस सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंस है यूक्रेन का?
यूक्रेन क्यों इम्पोर्टेंट है? पहला, सोवियत ईरा इक्विपमेंट्स। क्यों? देखो, इंडिया के पास सोवियत ईरा के डिफेंस इक्विपमेंट बहुत सारे हैं और अभी तक हम उसको यूज़ कर रहे हैं, गैस टरबाइन इंजन के साथ साथ। ठीक है, अभी जो हम गैस टरबाइन इंजन हम यूज़ कर रहे हैं इंडियन नेवी के लिए, और जो 32 एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहे हैं आईएफ के लिए, ये जो है हम जो यूज़ कर रहे हैं इसको, ये यूज़ हम मे बी यूक्रेन को दे सकते हैं। ये जो सोवियत ईरा की इक्विपमेंट्स हमारे पास है वो हम यूक्रेन को दे सकते हैं। ठीक है, ये एक डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि देखो ये देंगे फिर वो और मांग करेंगे फिर हम और देंगे, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बेस और बढ़ेगा। ठीक है, जो इंडियन एयरफोर्स 2009 में जो साइन किया था इंडिया ने एग्रीमेंट यूक्रेन के साथ, है ना, यूक्रेन के स्पेस टेक्नो एक्सपोर्ट के साथ इन्होंने साइन किया था कि जो 105 AN-32 एयरक्राफ्ट है ना, इसकी लाइफ बढ़ा दे बाय 40 ईयर्स, है ना, और इम्प्रूव देयर एवियोनिक्स। ठीक है, कि इनके पास जो इंडियन एयरक्राफ्ट ने 2009 में जो साइन किया था, इंडिया ने साइन किया था यूक्रेन के साथ, कि जो उनका फ्लीट है ना, ये एयरक्राफ्ट इसकी लाइफ बढ़ा दी जाए और 40 साल से। ठीक है, क्योंकि देखो जो इंडिया है ना, ये AN-32 एयरक्राफ्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ताकि उनकी यानी इंडिया की आर्मी ट्रूप डिप्लॉय कर सके नॉर्थन फ्रंटियर पे, कार्गो एयर कार्गो ड्रॉप कर सके, पैरामिलिट्री को ड्रॉप कर सके। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी। उसके बाद इंडियन नेवी के साथ क्या इंपॉर्टेंस है यूक्रेन का? पहली चीज़, जो क्रिटिकल सप्लाईज होती है ना, क्रिटिकल कंपोनेंट फ्रीगेट्स बनाने के लिए, फ्रीगेट्स मतलब क्या? फ्रीगेट्स मतलब कोई अगर सबमरीन वगैरह आ रही है हमारे इधर तो वो पहले ही डिटेक्ट कर लेती फ्रीगेट्स। ये फ्रीगेट्स बनाने के लिए जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में इन्होंने हेल्प किया है नेवी को, यूक्रेन ने। ठीक है, उसके बाद जो स्टेट ओन, यूक्रेन का स्टेट ओन जो ज़ोरिया मैश प्रोक, ये जो है, ये जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, ये मैन्युफैक्चर कर रही है इंडिया के लिए तलवार क्लास फ्रीगेट्स। ये एक इम्पॉर्टेंस है इंडियन नेवी के लिए। तो इम्पॉर्टेंस तो यूक्रेन का बहुत ज़्यादा करके डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, तो ये हमको यूज़ करना पड़ेगा। जो बालाकोट एयर स्ट्राइक में हमने यूज़ किया था ना, R-27 एयर टू एयर मिसाइल है ये मिसाइल हमने अर्जेंसी में यूक्रेन से लिया था हमारे सुकोई 330 MKI फाइटर्स के लिए। ठीक है, इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, यूक्रेन ने DRDO के साथ कोलैब किया है ताकि रिसर्च और डेवलपमेंट कर सके। और हाँ, ये तो ठीक है, किया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अभी एक्चुअली इंडिया और यूक्रेन के बीच में प्रॉब्लम्स क्या है, इरिटेंट्स प्रॉब्लम्स क्या है? पहला यूक्रेन है, जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ ना, तो इंडिया का रिलेशनशिप पहले ही यूक्रेन के साथ पहले से तो था नहीं ज़्यादा। इंडिया ने हमेशा न्यूट्रल स्टांस लिया है कि रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन पे, इंडिया ने कुछ भी नहीं बोला, शांत रहा। ठीक है, इंडिया ने जो वेस्ट ने सैंक्शन, मतलब अमेरिका ने वगैरह जो सैंक्शन लगाए थे रशिया के ऑयल पे, फिर भी इंडिया ने रशिया से ऑयल ख़रीदा डिस्काउंटेड लेवल पे। UN काउंसिल में इंडिया ने वोट करने से एब्सटेंड किया कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई हो रही है, इन दोनों के बीच में बुरा, तुम किसको सपोर्ट करते हो? तो इंडिया ने एब्सटेंड किया, मतलब दोनों को वोट नहीं दिया, ना रशिया को ना यूक्रेन को, एब्सटेंड किया, किसी को भी वोट नहीं दिया उन्होंने। ये एक बड़ा प्रॉब्लम था, इरिटेंट था। जो सप्लाई चेन थी क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट्स की, जैसे कि एयरफोर्स का AN-32 एयरक्राफ्ट, ये यूक्रेन के फैक्ट्रीज पे बहुत सारा, जब
ऑब्वियसली रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, तो उनकी जो डिफेंस सेक्टर थी उन पे क्रिटिकल सप्लाईज नहीं मिल रही थी उनको, ठीक है, क्योंकि यूक्रेन से ही आती है रशिया के पास ये सप्लाईज। तो रशिया ने ये जो S-400 जो ट्रम्प एयर डिफेंस सिस्टम है ना, ये डिले कर दिया है अगस्त 2026 तक। यूक्रेन ने जो कश्मीर के बारे में बोला था, जो कश्मीर इशू पे था, वो इंडिया को कंडेम किया था कि तुम कश्मीर के साथ ऐसा नहीं कर सकते, उनको भी उनकी राइट टू स्पीच है, एक्सप्रेशन है ना। हमने रिवोक किया था आर्टिकल 370 JNK से, उसमें बहुत सारा उन्होंने कहा था कि JNK का इंटरनल मैटर है ये, इंडिया ने उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा यूक्रेन ने बोला था। यूक्रेन और इंडिया के बीच में जो डिप्लोमेटिक टाइज़ है वो बहुत सारे डिफरेंसेस है उनमें, है ना। यूक्रेन कभी यूएस को सपोर्ट करेगा, रशिया को हमेशा अपोज करेगा, लेकिन इंडिया को वैसा नहीं है। इंडिया को रशिया को भी सपोर्ट करना पड़ता है, यूएस को भी करना पड़ता है। ओके, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड इन दिस थिंग? पहला वे फॉरवर्ड ये है कि यूक्रेन और रशिया इन दोनों के बीच में हमको बैलेंस अप्रोच रखना पड़ेगा, ठीक है, इन स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप के बीच में, ठीक है। एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप रखनी पड़ेगी एक्चुअली, कि इंडिया किस पे बात करेगा किस पे नहीं करेगा। यूक्रेन की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे ज़्यादा करके सपोर्ट करना पड़ेगा उनको, है ना, तभी जाके वो हमारे डिफेंस में हेल्प करेंगे। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और नॉन अलाइनमेंट रखना पड़ेगा, जैसे कि ऐसे नहीं, इंडिया की जो पॉलिसी है कि हमारा जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी होगी वो किसी की तरफ अलाइन नहीं होगी, हमेशा ऑटोनॉमी से काम करेंगे, हम हमारे हिसाब से काम करेंगे, ये करना पड़ेगा। हमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना पड़ेगा यूक्रेन को, जैसे हमने बात की ऊपर भीष्म की, है ना, भीष्म की ओके। मेडिएशन, पीस इनिशिएटिव, इन दोनों के बीच में इंडिया को मेडिएशन करना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, है ना। जब तक ये मेडिटेट नहीं करेगा, इन दोनों के बीच में मेडिएट नहीं करेगा यूक्रेन और रशिया के बीच में, इंडिया सुपर पावर नहीं कह सकते हम, है ना, या सुपर पावर बनने की इसमें नहीं है जब तक दोनों के झगड़े हो रहे हैं और तुम उसको सेटल नहीं कर पाओ, तब तक इम्पोर्टेंस नहीं बढ़ता है तुम्हारा, है ना। क्योंकि इंडिया जो है एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर की तरह देखा जाता है इनको, कोविड वैक्सीन वगैरह इन सब चीज़ों की वजह से, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, लेवरेजिंग ग्लोबल साउथ सॉलिडेरिटी, कि ग्लोबल साउथ जो है ये है नॉर्थ, ये है साउथ, साउथ की जितनी भी कंट्रीज़ है ये ग्लोब है समझो, ये ग्लोब की नॉर्थ की अलायंस और साउथ की अलायंस दोनों अलग है ना, तो साउथ की जितनी कंट्रीज़ है इनको एक साथ लाना पड़ेगा, है ना, ताकि पीस और डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। यूक्रेन जैसे एरिया में, इजराइल जैसे एरिया में, ये एक चीज़ है।